हेलो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर का आज ये दूसरा वीडियो है और इसमें जो मैंने टॉपिक तैयार है वो इस प्रकार है। पहला टॉपिक देख लेते हैं कौन सा है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर। इस टाइप के जो टॉपिक है वो यूपी पीसीएस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर देख लेते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति सदियों से मूल्यों, विश्वासों, परंपरा, रीति रिवाजों, कला इत्यादि के माध्यम से समाज के व्यवहार को आकार प्रदान करती है। ये संस्कृति के बारे में कहा जाता है। वहीं सभ्यता का संबंध आजीविका के साधन, सामाजिक स्तरीकरण, मतलब समाज में किस तरह की संरचना है ना, किन किन जाति वर्गों के लोग रहते हैं, आर्थिक प्रणाली कैसी हो समाज सभ्यता की, सरकार का स्वरूप क्या है, सांस्कृतिक लक्षणों इत्यादि से होता है। नंबर दो, गिलिन के अनुसार सभ्यता संस्कृति का जटिल व विकसित रूप है। तीसरा पॉइंट, संस्कृति का संबंध आत्मा से होता है जबकि सभ्यता का संबंध शरीर से होता है। चौथा पॉइंट, सभ्यता को सरलता से समझा जा सकता है जबकि संस्कृति को समझना थोड़ा जटिल होता है। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश की देखें, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो सभ्यता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभ्यता लगभग समान है ना, लेकिन संस्कृति, पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति थोड़ी अलग है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अलग है ना, और बुंदेलखंड रीजन हो गया, झांसी की रीजन, यहाँ की जो संस्कृति थोड़ी अलग है। ठीक है, तो इसलिए सभ्यता को समझना सरल होता है जबकि संस्कृति को समझना थोड़ा जटिल होता है। सभ्यता का मापक उसकी कुशलता से लगाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का अभी तक कोई मापक नहीं बना है जिससे उसको मापा जा सके। छठा पॉइंट, सभ्यता का रूप बाह्य होता है जबकि संस्कृति का रूप आंतरिक होता है। सातवां पॉइंट, सभ्यता का पूर्ण स्थानांतरण संभव है जबकि संस्कृति का नहीं है। जैसे भारतीय जो सिख समुदाय है, ठीक है, उसमें ये कभी पहले हिंदू ही रहे थे, है ना, तो इन्होंने अपनी सभ्यता का पूर्णतया स्थानांतरण कर लिया सिख धर्म में। लेकिन आज भी हिंदू धर्म की बहुत सारी जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं वो ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, सभ्यता बिना प्रयास के प्रसारित होती है जबकि संस्कृति के प्रसार में प्रयासों की आवश्यकता होती है ना। सभ्यता का प्रसार क्या होता है? बिना प्रयास के होता है, और संस्कृति के प्रसार में प्रयासों की आवश्यकता होती है। जैसे अफ्रीका के देशों में ईसाई धर्म का प्रसार हो गया है। ठीक, काफ़ी ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का अफ्रीका के कई देशों में प्रसार हुआ है, लेकिन उनका उन्होंने जो ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म को अपनाया है, वो अपने जो रीति रिवाज हैं उनको छोड़ कर नहीं अपनाया है, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी जो मानते आ रहे हैं, जो उनका ट्राइबल कल्चर है उसको ही वो मानते हैं। इन अंतरों के बावजूद दोनों में अनन्याश्रित संबंध, अनन्याश्रित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर, है ना। इन दोनों में अंतर तो है सभ्यता और संस्कृति में, लेकिन अनन्याश्रित संबंध होता है, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर है। सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, और हम जो कुछ हैं वह संस्कृति है। ठीक, अगला टॉपिक है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं। जैसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है जहाँ अनेक जो संस्कृतियाँ हैं समय के साथ नष्ट हो गई। जैसे माया संस्कृति, मेसोपोटामिया की संस्कृति, ये सब समाप्त हो गई, लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण जो भारतीय संस्कृति है आज भी जीवंत रूप से बनी हुई है। इसमें विशेषता क्या क्या है? पहली विशेषता है प्राचीनतम भारत की संस्कृति देखा जाए, जैसे माना जाता है जैसे ऋग्वैदिक काल से शुरू हुई, लेकिन भारतीय संस्कृति ऋग्वैदिक काल की नहीं है, ऋग्वैदिक काल से शुरू नहीं है, बल्कि ऋग्वैदिक काल से भी पीछे जाकर भारतीय संस्कृति देखी जा सकती है। जैसे इसके प्रमाण आप देख सकते हो, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्र बने, शैल चित्र, उनको देख सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ये भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, तो भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है। भारतीय संस्कृति में निरंतरता और परिवर्तनशीलता का बहुत निरंतरता और परिवर्तनशीलता का लक्षण देखा जाता है। भारतीय संस्कृति निरंतरता के साथ साथ परिवर्तनशील भी है, लेकिन इस क्रम में अपने जो उसका मूल भाव है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, उसको ये हमेशा आत्मसात किए रहती है। जैसे प्राचीन समय में जैसे जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार जब तेज़ी से बढ़ने लगा तो इसको रोकने के लिए मध्यकाल में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में मतलब जो कुरीतियाँ थीं, जैसे जाति प्रथा जैसी कुरीतियाँ, इनको समाप्त करने के लिए उसमें हिंदू धर्म में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। लेकिन ख़ास बात ये थी कि हिंदू धर्म में इन्होंने कोई भी हिंदू धर्म का जो मूल है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो निरंतरता के साथ साथ परिवर्तनशीलता भी भारतीय संस्कृति में देखी जाती है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। अब ये धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कैसे है भारतीय संस्कृति में? प्राचीन काल में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ, तो ये आपस में सहिष्णु थे। इनका ये धर्म तीनों ही सहिष्णु थे और तीनों ही जब ये और इन्होंने जो धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य हैं उन पर काफ़ी बल दिया। मध्यकाल में देखो इस्लाम धर्म आया, उसको भी भारतीय संस्कृति ने अपने साथ आत्मसात किया। आधुनिक काल आया, उसमें ईसाई धर्म को भी अपने समाज में ढाला, मतलब अपने समाज में एक जगह दी। तो कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के ही कारण जो हिंदू धर्म है उससे संबंधित जो संस्कृति है उसने विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के साथ सहअस्तित्व के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। ठीक, चौथा है सार्वभौमिकता। तो भारतीय संस्कृति का जो दृष्टिकोण है वो वासुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक मूल्य हैं, इन पर आधारित है, जो विश्व शांति और कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। पाँचवा आध्यात्मिकता एंड भौतिकता के बीच समन्वय। भारतीय संस्कृति एक और योग, बोधिसत्व, अरहत, मोक्ष जैसी संकल्पनाओं के बारे में बात करती है। दूसरी ओर चारवाक के विचार, अजंता की मूर्तियाँ, ये सब क्या प्रतीक हैं? भौतिकवाद के प्रतीक हैं। तो भारतीय संस्कृति ने क्या करा है, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय किया है। ग्रहणशीलता अगला पॉइंट है। तो जैसे जैसे भारतीय संस्कृति अन्य संस्कृतियों के कांटेक्ट में आई, तो उसने क्या किया कि जो अच्छी बातें हैं उस दूसरी संस्कृति की उन्होंने ग्रहण कर ली। जैसे ब्रिटिशर्स आए तो इंग्लिश उनकी भाषा एक्सेप्ट कर ली। ठीक, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे जो सिद्धांत निकले, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसको भी भारतीय संस्कृति ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा है। विविधता में एकता की बात कर लेते हैं। भारत विविधताओं का एक देश है, सभी जानते हैं। हर क्षेत्र में विविधता मिलती है, चाहे वो भौगोलिक तत्वों के रूप में हो, चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में देखिए। लेकिन भारत जो व्यवहार करता है, एक भारत देश के रूप में व्यवहार करता है, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में व्यवहार करता है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति में विद्यमान लचीलापन व अपनत्व का भाव उसे विभिन्न विचारधारा और संस्कृतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का नैसर्गिक गुण प्रदान करता है। जो भारतीय संस्कृति में लचीलापन है और उसमें के अंदर जो अपनत्व का जो गुण है, ये क्या करता है, इन दो गुणों के कारण जितनी भी विचार, जो अलग टाइप की विचारधाराएँ, संस्कृतियाँ हैं, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति वर्तमान में भी प्रगतिशील बनी हुई है। ठीक, अगला टॉपिक है हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के बीच में अंतर। संगीत क्या होता है? संगीत को इस श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं हम लोग। सम्यक गीतम इति संगीतम, इसका मतलब है ध्यानपूर्वक व एकाग्र चित्त से गाया जाने वाला जो संगीत होता है, इस गीत को संगीत कहते हैं। यानी जो ध्यानपूर्वक और एकाग्र चित्त से
जो गाना गाया जाता है ना, जो गीत गाए जाते हैं उसको ही हम संगीत बोलते हैं। शास्त्रीय संगीत अगर देखा जाए, भारतीय जो संगीत है उसमें दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, एक कर्नाटक संगीत, दूसरा हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटक संगीत बेसिकली जो भारत का दक्षिण भाग है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसमें प्रचलित है कर्नाटक संगीत। और दूसरा हिंदुस्तानी संगीत, शेष भारत जो बसता है इसमें हिंदुस्तानी संगीत प्रचलित है। इनकी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत की विशेषताओं के साथ साथ इनका अंतर भी देख लेते हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत, H फॉर हिंदुस्तानी और K फॉर कर्नाटक। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत के 4 राज्यों में प्रचलित है। हिंदुस्तानी संगीत एक मिश्रित संगीत की शैली है जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन परंपराओं के मेल से बनी है ना। क्योंकि भारत में, उत्तर भारत में देखा जाए जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, इसमें अलग अलग संस्कृतियां भारत में आई हैं, तो इस उत्तर भारत के संगीत में अलग अलग संस्कृतियों की छाप देखने को मिलती है। जबकि दक्षिण भारत सामान्यतः विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रहा है, तो वहाँ पे जो संगीत का विकास हुआ है वो स्वदेशी शास्त्रीय संगीत का ही विकास हुआ है, जो बाह्य प्रभाव से वंचित रही है। तीसरा पॉइंट है, हिंदुस्तानी संगीत में हिंदुस्तानी संगीत जो है भाव प्रधान शैली है, जिसमें प्रस्तुतिकरण के दौरान भाव पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जबकि कर्नाटक शैली क्या है, बौद्धिक और आध्यात्मिक शैली है। चौथा पॉइंट, हिंदुस्तानी संगीत जो है राग सिद्धांत का पालन, जो राग सिद्धांत है उनका इतनी कड़ाई से पालन नहीं करता जितना कि कर्नाटक संगीत राग सिद्धांतों नियमों का कड़ाई से पालन करता है। हिंदुस्तानी संगीत में 6 प्रमुख राग हैं, जबकि कर्नाटक संगीत में 72 राग हैं। हिंदुस्तानी संगीत का जो विकास हुआ है विभिन्न घरानों, जो घराना सिस्टम है उसके अंतर्गत हुआ है, जैसे बनारस घराना, जयपुर घराना। जबकि कर्नाटक संगीत का जो विकास हुआ गुरु शिष्य जो परंपरा है उसके तहत आचार्यों या देवदासियों द्वारा विकसित किया गया है। 7वां पॉइंट, हिंदुस्तानी संगीत में क्या होता है, गायक जो होता है ना तेज़ी से ताली के साथ गायन करता है, जिसे जोधा कहते हैं। जबकि जो कर्नाटक संगीत है इसमें कंठ संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अगला पॉइंट, हिंदुस्तानी संगीत में स्वरों में लचीलापन होता है और कर्नाटक संगीत में जबकि स्वरों की शुद्धता पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अगला पॉइंट, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वरों की ताल को तिलवाल कहते हैं, जबकि इसमें शुद्ध स्वरों की ताल, कर्नाटक संगीत में शुद्ध स्वरों की ताल को मुखरी कहते हैं। 10वां पॉइंट, हिंदुस्तानी संगीत में समय सिद्धांत का जो पालन है ना, वो किया तो जाता है, लेकिन जो जैसा कर्नाटक संगीत में समय सिद्धांत का जो पालन किया था उससे थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम किया था, लेकिन फिर भी सुबह शाम भोर का यानी सुबह का या शाम के लिए अलग अलग टाइप के संगीत होते हैं। जैसे सुबह में गाया जाता है भैरवी, राग भैरवी। और कर्नाटक संगीत की बात करें तो इसमें समय सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाता है। 11वां पॉइंट, हिंदुस्तानी संगीत में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तबला होता है, संतूर होता है, शहनाई होता है। जबकि कर्नाटक संगीत में बीड़ा, मैंडोलिन और मृदंगम जो होता है ये इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। अगर समानता की बात करें तो दोनों ही स्वर, राग, ताल, दोनों ही संगीतों की जो नींव है वो स्वर, राग और ताल है। इनकी उत्पत्ति आध्यात्मिक और धर्म से हुई है। कर्नाटक संगीत का जो आलपन है वो हिंदुस्तानी संगीत के आलाप के समान है। 14वां पॉइंट, दोनों का विकास संस्कृत भाषा के अनुवाद, जो संस्कृत भाषा है उससे अनुवाद करके ही दोनों का विकास हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में अंतर। आगे देख लेते हैं अगला जो पॉइंट है, टॉपिक मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं। ठीक, तो मुग़ल कालीन जो स्थापत्य कला है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी ने स्थापत्य कला में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काफ़ी इनके अंतर्गत भव्य खूबसूरत इमारतों की स्थापना की गई, जिसे हम दिल्ली, आगरा
इत्यादि में देख सकते हैं। ठीक, अगर इनके विकास क्रम की बात करी है तो बाबर से शुरू हुई, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के समय में जो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला है उसका चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। इसके बाद ये औरंगजेब ने इंटरेस्ट थोड़ा कम लिया स्थापत्य कला में, उसके बाद ये ढलान पे आ गई। ठीक, तो ये ग्राफ बनता है मुग़ल कालीन स्थापत्य कला के विकास का। विशेषताओं की बात करें तो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से इसमें निर्माण देखा जाता है कि कौन सी इमारत कहाँ बनानी है, निर्मित और खालिस्तान जो निर्माण किया जा चुका है और खालिस्तान के बीच में कैसा संतुलन करना है, ये काफ़ी प्लान करके किया गया था। निर्माण सामग्री बात करते हैं तो बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, संगमरमर इसमें यूज़ किया गया था। दूसरी ओर चूना, सुर्खी, ईंट, गारा और कंक्रीट तक का भी निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया गया है। मुग़ल कालीन अगर जो छत प्रणाली है उसको देखें तो इसमें क्या क्या होता है कि जो इस्लामिक छत प्रणाली और हिंदुओं की छत प्रणाली का अद्भुत संगम दिखाया जाता है। इस्लामिक छत प्रणाली में क्या है, जो छतें हैं त्रिज्याकार रूप से बनाई जाती हैं, इसमें मेहराब और गुम्बद इत्यादि शामिल होते हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू संस्कृति की जो छत प्रणाली है वो सपाट छतों का निर्माण किया जाता है, क्षैतिज बीम इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, गुम्बद, मेहराब और मीनार का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से मुग़ल कालीन स्थापत्य कला में किया जाता है ना। ये जो गुम्बद हैं काफ़ी खूबसूरत और भव्य बनाए जाते हैं। मेहराबों का निर्माण कोणदार, घुमावदार किया जाता है। पांचवा क्या है, अलंकरण यानी सजावट। तो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला में सजावट पर विशेष बल दिया गया है ना। विशालता, भव्यता के साथ अलंकरण यानी सजावट पर भी विशेष बल दिया है। रंगीन टाइलों का प्रयोग किया। पिट्रा ड्यूरा जो शैली है, स्टाइल है, उसका भी यूज़ किया। इसके अंतर्गत भवनों पर कीमती पत्थर, रत्न इत्यादि लगाए गए हैं। चारवाक शैली का प्रयोग किया गया है। भवनों के साथ साथ खाली स्थान उसको भी सजाया गया, जैसे पेड़ पौधों के माध्यम से, फव्वारे के माध्यम से उद्यान वगैरह बनाए गए हैं। एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, ताजमहल को देख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा, ये जो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला है उसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तुलना की बात करें, तुलना अगर हम करते हैं सल्तनत कालीन वास्तुकला और मुग़ल कालीन वास्तुकला में, तो समानता देख लेते हैं। तो दोनों ही सल्तनत काल में और मुग़ल काल में, दोनों में जो इमारतें बनाई गई हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की इमारतें बनाई गई हैं, जैसे मस्जिद, मीनार, गुम्बद, है ना, मेहराब इत्यादि, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स इमारतों का निर्माण किया गया है। भवन सामग्री का निर्माण, वो जो भवन निर्माण सामग्री है उसमें सुर्खी, चूना, ईंट पत्थर इत्यादि दोनों में ही यूज़ किया गया है। और दोनों पर ही इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का असर दिखता है। इंडो इस्लामिक शैली क्या है, जो भारतीय शैली है और इस्लामिक शैली है उसके बीच में समन्वय देखने को मिला है। भारतीय शैली जैसे सैतीर, बीम, सपाट छत इत्यादि, है ना। वहीं इस्लामिक शैली में मेहराब, गुम्बद, त्रिज्याकार छत इत्यादि का, इन दोनों ही शैलियों का समन्वय देखने को मिलता है। चौथा, अलंकरण हेतु ज्यामितीय, जो सजाने के लिए ज्यामितीय डिज़ाइनों, पत्थर की सुंदर जाली बनाना, नक्काशी इत्यादि का भी दोनों ही स्थापत्य कलाओं में प्रयोग किया गया। अगर अंतर की बात करें तो निर्माण सामग्री, पहला पॉइंट है निर्माण सामग्री को लेकर अंतर। तो सल्तनत काल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता, संगमरमर का प्रयोग कम देखा गया है। वहीं मुग़ल काल में, मुग़ल स्थापत्य कला में संगमरमर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। जैसे ताजमहल देख लो, है ना, ताजमहल हो गया, हुमायूं टॉम हो गया, है ना, इसमें काफ़ी संगमरमर का प्रयोग किया गया। वहीं जो रेड स्टोन है उसका प्रयोग थोड़ा सा कम किया गया है। मेहराब तथा गुम्बद की बात करें तो सल्तनत कालीन जो मेहराब और गुम्बद है वो साधारण, देखने में थोड़े साधारण लगते हैं। केवल जो लोधी काल है इसमें दोहरे गुम्बद का निर्माण किया गया। वहीं अगर मुगल्स की बात करें तो उन्होंने सुंदर जो मेहराब और गुम्बद बनाए, काफ़ी सुंदर, भव्य, कोड़दार तथा घुमावदार ढंग से बनाए गए हैं। अलंकरण या सजावट की बात करें तो सल्तनत कालीन में चारवाक शैली और पिट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग
सामान्यतः नहीं किया गया है। जबकि मुगल्स में ये जो दोनों शैलियाँ हैं, ये मुग़ल स्थापत्य कला की विशेषता थी और भरपूर इनका प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट, सल्तनत कालीन के जो भी स्ट्रक्चर थे उनकी आकृति काफ़ी छोटी थी, सजावट भी देखा जाए तो सामान्य दर्जे की थी, और इनके जो 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 स्ट्रक्चर थे, जो संरचनाएं थीं, उनके निर्माण के पीछे राजत्व सिद्धांत है उसकी झलक नहीं मिलती है। जबकि मुगल्स की बात करें तो इनके जो भी स्ट्रक्चर, जो भी इमारत है, वो काफ़ी विशाल बनाए गए, भव्य बनाए गए। इनमें सजावट जो काफ़ी उत्कृष्ट देखी गई है, और इनके निर्माण के पीछे जो मानसिकता रही वो राजत्व का जो सिद्धांत है उसको शो करने की रही है। यही कारण है कि जो मुग़ल स्ट्रक्चर हैं वो शक्ति और वैभव के प्रतीक दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये सल्तनतकालीन वास्तुकला और मुग़लकालीन वास्तुकला में अंतर हम देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।